हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 90+ वर्चुअल लैब में। हम सभी को पता है कि लैब एक्टिविटीज के माध्यम से हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए एक नए परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं, और वो है रंध्रों का एक पत्ती के दोनों सतह पर वितरण। हमें पता है कि रंध्र पत्तियों और यंग शूट्स के बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और गैसेस के आदान प्रदान में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। हम रंध्र की संरचना के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? ये एक स्लिट जैसी ओपनिंग होती है जिसे रंध्र छिद्र यानी कि स्टोमैटल पोर कहा जाता है। ये किडनी की आकार की संरचनाओं से घिरी होती हैं जिन्हें हम द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल कहते हैं। इन गार्ड सेल्स के पास दो या दो से अधिक विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सहायक कोशिका यानी कि सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी रंध्र की आधार संरचना की बात। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पत्ती की ऊपरी और निचली सतह पर रंध्रों के वितरण का अध्ययन करना और रंध्र सूचकांक यानी कि स्टोमैटल इंडेक्स की गणना करना। तो अब हम जानते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। पहले, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पेट्यूनिया का ताजा पत्ता, स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, फोर्सेप्स, ब्रश, नीडल यानी कि सुई, ड्रॉपर, वॉच ग्लास, एक बीकर जिसमें आसुत जल हो यानी कि डिस्टिल वाटर हो, सैफ्रनिन, ग्लिसरीन और सोखता कागज यानी कि ब्लॉटिंग पेपर। इसके साथ ही हमारे रिक्वायरमेंट्स की पूरी लिस्ट पूरी हो गई है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर। क्या आप सब एक्साइटेड हैं? चलिए मिलकर शुरू करते हैं। अब रंध्र वितरण यानी कि स्टोमैटल डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए हमें सावधानी से एक पत्ती की ऊपरी सतह यानी कि अपर सरफेस और निचली सतह यानी कि लोअर सरफेस के छाल यानी कि पील्स को लेना होगा। इसके लिए हमें पेट्यूनिया पादप का एक ताजा पत्ता लेना होगा। अब हम देखते हैं कि एक पत्ती से छाल यानी कि पील को कैसे लिया जाता है, पर उसके पहले हमें एक ड्रॉपर का इस्तेमाल करके डिस्टिल्ड वाटर की कुछ बूंदें अलग अलग दी गई वॉच ग्लासेस पे रख देना है। इसके बाद पेट्यूनिया लीफ को तोड़कर उसके अपर सरफेस से एक पील को ले लेना है। इस तरह से हम अपर सरफेस पे पील को ले सकते हैं। उसके बाद फोर्सेप्स की मदद से इस पील को वॉच ग्लास पर रख देना है। इसी तरह से हम पत्ती के लोअर सरफेस से भी पील को ले सकते हैं। इसके लिए हमें लोअर सरफेस के एक भाग से पील को निकालने की आवश्यकता है। अब हमें फोर्सेप्स की मदद से इस पील को वॉच ग्लास पर ट्रांसफर कर देना है। अब हमने अपर और लोअर सरफेस से पील्स को ले लिया है और अलग अलग वॉच ग्लासेस में रख दिया है। अब हमें इन पील्स को रंगने यानी कि स्टेन करने की आवश्यकता है ताकि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्हें आसानी से देख पाएं। इस कार्य के लिए हमें सैफ्रनिन की आवश्यकता है। सैफ्रनिन की कुछ बूंदों को हम वॉच ग्लास पर डाल सकते हैं जहां पर हमने अपर एपिडर्मिस के पील को रखा है। इसी तरह से सैफ्रनिन की कुछ बूंदें हम लोअर सरफेस के पील पर भी डाल सकते हैं। अब दो सेपरेट वॉच ग्लासेस पर हम कुछ बूंदें डिस्टिल्ड वाटर की लेंगे। अब हम एक ब्रश का उपयोग करके
हम इस अपर सरफेस के पील को एक वॉच ग्लास पर ट्रांसफर कर देंगे जहां पर डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है। इस तरह से हम लोअर सरफेस के पील को भी एक अलग वॉच ग्लास पे ट्रांसफर कर देंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि अत्यधिक स्टेन को निकाला जा सके। अब हम इस रंगे हुए पील्स को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे। इसके लिए हमें इन दोनों पील्स को एक स्लाइड पर माउंट करने की आवश्यकता है। पहले हम देखते हैं कि अपर सरफेस के पील को एक स्लाइड पर माउंट कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें एक साफ स्लाइड की आवश्यकता है। उसके बाद एक साफ ब्रश का इस्तेमाल करते हुए अपर सरफेस के पील को स्लाइड पर रख देना है और उसके बाद कुछ बूंदें ग्लिसरीन की इसके ऊपर डाल देनी है। एक नीडल का इस्तेमाल करके कवर स्लिप को 45 डिग्री के एंगल पर रखना है और धीरे से पील के ऊपर छोड़ देना है। ये स्टेप को बड़े ही सावधानी से करना होता है ताकि वायु बुलबुले यानी कि एयर बबल्स स्लाइड पर ना आ पाए। इस तरह से हम लोअर सरफेस की पील को भी स्लाइड पर आराम से माउंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ब्रश का इस्तेमाल करके लोअर सरफेस की पील को एक अलग स्लाइड पर ट्रांसफर कर देना है और इस पर कुछ बूंदें ग्लिसरीन की डाल देनी है। उसके बाद बड़ी ही सावधानी से इस पर कवर स्लिप को रख दीजिए। अब हमारी दोनों स्लाइड्स तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम ब्लॉटिंग पेपर के माध्यम से जो भी अत्यधिक ग्लिसरीन है उसको हटा देंगे। अब इन पील्स को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे। जिस माइक्रोस्कोप का प्रयोग इस प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब दोस्तों, क्या आप लोगों को ये जानने के लिए जिज्ञासा नहीं हो रही है कि अभी अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका निष्कर्ष क्या है? जब हम अपर एपिडर्मल पील को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो हमें यह देखने मिलता है। ओह, ये कितना सुंदर और इंटरेस्टिंग है ना? हम यहां पर आसानी से स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल्स को देख सकते हैं। अब चलिए मिलकर इनकी गणना करते हैं कि यहां पर कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है। यहां पर कुल मिलाकर 4 स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। इसी तरह से चलिए देखते हैं कि यहां पर कितने एपिडर्मल सेल्स हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर कुल मिलाकर 42 एपिडर्मल सेल्स हैं। अब हम इसके स्टोमेटल इंडेक्स की गणना करेंगे। क्या आप लोगों को पता है ये कैसे किया जाता है? इसके लिए हमारे पास एक समीकरण यानी कि इक्वेशन है जो कि इस प्रकार है। स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम इस इक्वेशन का यूज करके ये सीखेंगे कि स्टोमेटल इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास जो भी वैल्यूज एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिली है हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू 4 divided by 4 plus 42 multiplied by 100 gives 8.6। हमें इससे ये पता चला है कि अपर एपिडर्मल पील को हमने जब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो इसका स्टोमेटल इंडेक्स 8.6 निकला। उसी तरह से क्या हम लोअर एपिडर्मल पील को माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं? यहां पर भी स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल्स काफी स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं। यहां पर कुल मिलाकर 11 स्टोमेटा हैं और कुल मिलाकर 44 एपिडर्मल सेल्स हैं। अब हम इसी इक्वेशन का यूज करके फिर से स्टोमेटल इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कुछ इस प्रकार होगा। स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू 11 बाय 11 plus 44 multiplied by 100 gives
20। अब हमने अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों का ही स्टोमेटल इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम क्या मेजर ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। स्टोमेटा की संख्या लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा है और कुछ ही स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पर उपस्थित हैं। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि एक पेट्यूनिया के लीफ में स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है। लोअर सरफेस पे स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है ना? हम इसी प्रक्रिया को यूज करके लिली की पत्ती का भी स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें क्या परिणाम मिले होंगे जब हमने लिली के पत्ते के अपर और लोअर सरफेस के स्टोमेटल इंडाइसिस को कैलकुलेट किया होगा? एक लिली के पत्ते का अपर और लोअर सरफेस का स्टोमेटल इंडेक्स एक ही होता है। तो अब मैं आशा करती हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ गया होगा कि स्टोमेटल इंडेक्स के इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम अलग अलग पादपों का स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा सकते हैं।